हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 4 जिसका अल्फ़ाबेटिक कोड है VY, इसका यह दूसरा वीडियो है। जो हमने पहले वीडियो में हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 20 उनको हल किया था। अब खंड बा है, उसमें से जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, खंड बा का पहले क्वेश्चन के सवालों को हल करते हैं, है ना। खंड बा, यहाँ पे पहले का सवाल है, पहले का क्वेश्चन है। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे दर्शाना है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, हम जानते हैं जो 7√5 है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होता है, जस्ट अपोजिट मानना होता है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या, मान लिया हमने एक परिमेय संख्या है, माना एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर हम क्या P/Q लिख सकते हैं। P/Q इसको निरूपित कर सकते हैं यदि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां P, Q सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, सभाज्य संख्या है जो P और Q में क्या हो, एक के अतिरिक्त दूसरा कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, और Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये 7√5 बराबर P/Q, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। √5 बराबर आप क्या लिख सकते हो, P/Q, है ना। ये इधर का है गुणे में है, तो इधर आएगा काय में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1/7, है ना। तो √5 बराबर हो जाएगा P/7Q, है ना, P/7Q। जहाँ पे देखते हैं हम, देखो √5 क्या है, √5 को बहुत अच्छे से हम लोग परिचित हैं। ये √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है ना। जहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इस तथ्य से उक्त तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता है। इसलिए हमारी अवधारणा असत्य साबित होती है। अर्थात हमारा जो मानना है वो असत्य है, गलत साबित होता है। ठीक है, इस प्रकार 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है ना। कभी भी क्या, देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q ये क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों पक्ष बराबर नहीं हो सकते, कि एक लेफ्ट हमारा अपरिमेय रहे और राइट हमारा परिमेय रहे, तो ये दोनों पक्ष कभी एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करेंगे, ये डज नॉट इक्वल टू रहेंगे, कभी बराबर नहीं होंगे। और बराबर नहीं होंगे तो जो हमने ये अवधारणा मानी थी वो अवधारणा क्या है, हमारी असत्य साबित होती है। ठीक है, इस प्रकार उक्त कथनों को थोड़ा लिख करके
और लास्ट में अपने निष्कर्ष को हम लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना होगा और बोर्ड को हम साफ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। खा है पहले का खा। उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या दी है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर दिया है। r बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है वो वृत्त की त्रिज्या दी हुई है ना। और केंद्र पर आंतरिक कोण त्रिज्या द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। तो उस चाप की लंबाई ज्ञात करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई त्रिज्या द्वारा काटे गए उस चाप की लंबाई ज्ञात करना। तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, फार्मूला चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 और गुणे 2 पाई आर, गुणे 2 पाई आर, है ना, बराबर। अब थीटा कितना है? 30 डिग्री है, गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर कितना है? 14 है। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 छाग 12 ना, और 2 एकम 2, 2 3 6, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 22/3, 22/3 सेंटीमीटर। या दशमलव में चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 3 सत्ते 21, एक बचेगा, दशमलव होगा 10 होगा, 3 3 9, फिर एक बचेगा, तो एंड सो ऑन आता ही रहेगा। तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगा इस चाप की लंबाई। ठीक है, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। गा खंड है, यहाँ पे दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक दिए बराबर, ए के निर्देशांक हैं 3,4, बिंदु बी के निर्देशांक बिंदु बी के निर्देशांक हैं -2, -1, -2, -1, मिलाने वाले रेखाखंड को। ठीक है, विभाजन बिंदु का अनुपात है, विभाजन अनुपात, विभाजन अनुपात है, यहाँ पे दिया है 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम जानते हैं x1 बराबर 3 है, y1 बराबर 4 है, और x2 बराबर -2 है, और y2 बराबर -1 है। ऐसे ही यहाँ पे विभाजन अनुपात m1 बराबर 3 है और m2 बराबर कितना है? 2 है ना। तो यहाँ पे हमको ज्ञात करना है किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो माना विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर है x, y, है ना। तो अभी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो x बराबर विभाजन बिंदु x के निर्देशांक बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, है ना। तो x बराबर m1 का मान कितना है? 3 है, गुणे x2 का मान कितना है? 4 है, प्लस m2 का मान कितना है? m2 का मान हमारा कितना है? 2 है, और x1 का मान कितना है? 3 है, बटे 3 + 2, है ना। तो x बराबर 4 × 12 और प्लस 2 × 6 और बटे में 3 2 5, है ना। 3 और 2 5 हो जाएगा।
x1 और x2 का मान गलत यहाँ पे हो गया 3 था इसका, x1 का मान यहाँ पे m1 का मान 3 था, 3 हो गया। x2 का मान कितना -2, x2 का मान कितना है -2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा -6 है ना। और ये हमारा m2 का मान कितना था है ना, यहाँ पे m2 का मान 2 था और x1 का मान कितना था, x1 का मान हमारा था 3 है ना। क्या तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा ये -6 +6, तो ये आ जाएगा 0/5। किसी का अंश ही 0 होगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका मान भी 0 ही होगा। अब इसके बाद में y के निर्देशांक निकालते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं y बराबर, चाहे इधर ही देख लेते हैं, y बराबर m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। थोड़ा मान रखने में सावधानी रखना है। m1 का मान कितना है 3 है, गुणे y2 का मान -1 है और प्लस m2 का मान 2 है और y1 का मान कितना है, y1 का मान 4 है, ठीक है, बटे 3 + 2। y बराबर 3 × 3 -3 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे में 3 2 5, तो y बराबर -3 में से प्लस का 8 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 5/5 बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर कितना आएगा 0, 1। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन को मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है घावण, x का मान ज्ञात कीजिए उसके जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बिंदु दिए हैं उनके बीच की दूरी दी है। माना बिंदु A तथा B हैं तथा दोनों के बीच की दूरी AB है, AB है, ठीक है। तो A के निर्देशांक दिए हैं, A के निर्देशांक दिया है x, 2, x, 2। B के निर्देशांक दिए, B के निर्देशांक 6, 5 है ना। और बीच की दूरी AB बराबर दिया है, AB बराबर दिया है 5 मात्रक, ये दिया है तो है ना। तो यहाँ पे देखो इसको क्या करते हैं, इसको x1 बराबर x है ना, y1 बराबर 2 है, x2 बराबर कितना 6 है, y2 बराबर 5 है ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, AB बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है ना। इस फार्मूले को लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अंडर रूट x2 का मान का मान कितना 6 है और x1 का मान कितना x है, तो 6 - x का स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 है और माइनस y1 का मान 2 है। और ये दिया 5 दिया है, ये भी बराबर 5 दिया है। 6 - x, तो इसमें फार्मूला का प्रयोग करेंगे माइनस b का, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 छक 36 और माइनस 2ab, तो 6 दूनी 12x और प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सीक्वेंस में लिख लेते हैं, -12x है ना, और ये 36 और 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -12x प्लस का 45 और माइनस का 25 बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर -12x 45 से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, प्लस का 20 बराबर 0 है ना। हमको 20 के क्या करना है, ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पे 12 आना चाहिए। तो 10 दूनी 20 होता है, 10 और 2 जुड़ के 12 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -10x -2x और प्लस 20 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, x कॉमन मिलेगा तो x -10 ये रहेगा ना, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लेते हैं, तो माइनस का 2 तो x माइनस कॉमन तो निशान चेंज होगा, x -10 है ना बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, x -2 रहेगा, और एक में क्या रहेगा, x -10 रहेगा बराबर 0। यदि x -2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। यदि x -10 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। अतः यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, 2, और अथवा x बराबर 2 भी हो सकता है अथवा 10 भी हो सकता है, तो दोनों आंसर आ सकते हैं। x बराबर 2 भी निकल सकता है और 10 भी, है ना। x के 2 मान निकल के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। बोर्ड को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए 1 + sec थीटा 1 + sec थीटा बटे sec थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा बटे में कितना, 1 - cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड को हम लेते हैं LHS को, 1 + sec थीटा और बटे sec थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, sec थीटा को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, cos में चेंज करते हैं, तो 1/cos थीटा हो जाएगा, और बटे में sec थीटा को भी 1/cos थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एलसीएम लेंगे तो 1 + cos थीटा + 1 या 1 + cos थीटा और बटे में cos थीटा है ना, और यहाँ पे बटे में 1/cos थीटा है ना, तो 1/cos थीटा को गुणे का निशान लगाएंगे, और ये cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर में आएगा 1 + cos थीटा। अब इधर हम लेते हैं RHS sin स्क्वायर थीटा और बटे में 1 - cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा और बटे में 1 - cos थीटा। अब यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में रहेगा 1 + cos थीटा और दूसरे में रहेगा 1 - cos थीटा बटे में 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 + cos थीटा, है ना। देखो 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा है ना, तो LHS इक्वल हो गया RHS, है ना। दोनों पक्ष क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड को मिटा ही देते हैं। इसके बाद में चाहे यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिएगा। माध्य ज्ञात करना है ना इसका।
माध्य ज्ञात करना। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, उधर बारंबारता दी है, बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल है 0 से 6, 0 से 6 है, इसमें इसकी बारंबारता 5 है, 6 to 12 है, इसकी बारंबारता 9 है, और 12 to 18 है, इसकी बारंबारता 10 है, और 18 to 24 है, इसकी बारंबारता कितनी है 12 है, और 24 to 30 है, इसकी बारंबारता 4 है ना। अब इसके बाद में हमको क्या करना होगा, हमने पढ़ा है। अब मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान में क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के आधा किया जाता है। 0 और 6 को जोड़ेंगे 6 होगा, 6 को आधा करेंगे ना 3 होगा, 12 और 6 18 होगा। दोनों का डिफरेंस देखते हैं, 6 का डिफरेंस है, 3 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 18 3 21 हो जाएगा, और 24 3 27 हो जाएगा ना। ये हमारा निकला है मध्यमान। इसके बाद में निकालते हैं, ये देखो हमारा यक्स होता है और ये बारंबारता को एफ से इंडिकेट करते हैं। तो इसके बाद एफ इंटू यक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। तो 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 15 10 150 हो जाएगा, और 12 1 12, और 12 दूना 24 1 25 है ना, और 4 7 28, और 4 दूनी 8, और 2 10 है ना। अब यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ दिया तो है नहीं, एफ का मान नहीं दिया, जोड़ लेते हैं। 9 5 14, 14 2 16, और 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 9 5 14, 14 2 16, 16 4 20 का 0 चला 2 1 1 2 और 2 4 40 आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर 5 1 6 और 1 7, और 8 7 15 के 5, 1 8 1 9, 9 5 14, 14 और 5 19 है ना, 19 और 1 20 का 0, और चले 2 है ना, 1 2 1 3 है ना, 3 और 1 4, और 4 2 6, 605, 605, 2 3 1 4 605। तो यहाँ पे निकालते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर माध्य समांतर माध्य एक ही बात है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है ना, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स 605 और बटे में कितना है 40 है ना। जब 5 से काटते हैं 5 8 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 है ना, 2 1 3 1 4 है ना, कटेगा नहीं, 8 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, तो इसको हम भागी कर लेते हैं। 8 से भाग करेंगे, ऐसे भाग कर लेना है 121, 8 एकम 8, 4 12 41 हो गया, 8 पंचे 40, 1 बच गया, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, 8 एकम 8 हो गया, 2 बच गया 20 हो गया, 8 दूनी 16 है ना, बराबर 15.12 है ना। आंसर थोड़ा देख लिया जाता है। आंसर है 4 पहले का 4 15.1 है ना 1, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो गया, ये इसका समांतर माध्य आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा दूसरा किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। दूसरा खंड बा समाप्त हो चुका है। अब दूसरा, अरे खंड बा का ही दूसरा है, दूसरे का पहला सवाल है, दूसरे का काम खंड बा ही है।
खंड बा में ही जो है दूसरा सवाल का है। इसमें दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? जिसका सेंटर एक ही केंद्र से खींचे गए वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त है ना। वृत्त बना लेते हैं, सेंटर बाद में दिखा लेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक वृत्त ये बना है ना, एक वृत्त ये बना है जिसका केंद्र है। दूसरा वृत्त है, ठीक है, दूसरा वृत्त दो वृत्त है। अब प्रकार की मदद से बढ़िया अच्छे से बना लेना है, ठीक है। दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त होते हैं जिनका सेंटर एक ही केंद्र से खींचे गए वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, है ना। एक की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया है 2 सकेंद्रीय वृत्तों में छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे थोड़ा मान लेते हैं। माना वृत्तों का केंद्र वो है, वृत्तों का केंद्र वो है, वृत्तों का केंद्र वो है। हमने मान लिया कि ये वृत्त का केंद्र वो है, यहाँ पे वो सेंटर है, ठीक है। पॉइंट होता है, बहुत छोटा होता है, आम आप होता है किसी बिंदु की, केंद्र वो है। तो यहाँ पे त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे मान लीजिएगा। आगे क्वेश्चन को करते थोड़ा हल करते उस हिसाब से ही लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। अब यहाँ पे बड़े वृत्त की क्या है? बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की ये जीवा है और छोटे वृत्त को की स्पर्श रेखा है ना। मान लीजिएगा एक जीवा है जिसका भी नाम रख देते हैं, माना ए बी एक जीवा है, माना बड़े वृत्त की एक जीवा जिसका जो ए बी है, ठीक है। और यहाँ पे बिंदु पी पे स्पर्श करती है, बिंदु पी पे स्पर्श करती है ना। तो यहाँ पे हम त्रिज्या खींचेंगे, जैसे त्रिज्या खींच लेते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या या बड़े वृत्त की त्रिज्या, है ना। चलो त्रिज्या देखो, त्रिज्या क्या हो गई? ये त्रिज्या हो गई, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, है ना। और ये जो त्रिज्या है ये क्या हो गई? बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, है ना। तो हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है छोटे वृत्त की स्पर्श करती है तो आपको उस जीवा की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई, है ना। छोटे वृत्त की त्रिज्या ओपी हो गई ना, ओपी बराबर कितना दिया है? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो ओबी, ओबी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। जहां ए बी बड़े वृत्त की जीवा है जो पी बिंदु पर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। वृत्त को स्पर्श करती है या छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पे देखते हैं, गौर से ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं ना, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है? हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है और केंद्र से लंब होती है, इसलिए ओपी क्या है? ओपी जो है वो लंब है ए बी पर, ओपी लंब ए बी पर। और ये भी जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है ना। समद्विभाजित का मतलब हो जाएगा जो ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा या ए पी बी, पी बी जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा ए बी बाई 2, है ना। अब यहाँ पे हम करते क्या है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये स्पर्शरेखा ये लंब है, ये 90 है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ पी बी में, ओ पी बी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, है ना। अब ओ बी हमको मालूम है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 का स्क्वायर, ये हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या है 3 का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, है ना। तो 25 हो जाएगा, 3 3 9 होगा, पी बी स्क्वायर बराबर 25, ये माइनस का 3 3 9, तो पी बी बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 से 9 जाएगा 16 बचेगा, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। और पी बी बराबर कितना आ जाएगा 4, पी बी का मान कितना आ गया 4 आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, अतः ए बी बराबर, है ना। तो यहाँ पे पी बी का मान रखते हैं यहाँ पे इससे, है ना। तो पी बी बराबर क्या है, ए बी बटे 2, पी बी का मान कितना निकला 4 बराबर हो जाएगा ए बी बटे 2, है ना। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, है ना। ए बी बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जीवा की लंबाई बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई, है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने 2 सेकेंडरी वृत्तों को खींचा, मान लिया ये भी एक बड़े वृत्त की जीवा थी जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती थी, और यहाँ पे हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बनने के पश्चात हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया और हमने इस पी बी का मान निकाल लिया। और एक प्रमेय होती है, किसी केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, तो उस नियम से हमने यहाँ पे ए बी का भी मान निकाल लिया है, ठीक है। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। जो हमारा दूसरे का खा क्वेश्चन है, जो दूसरे का खा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, ये थेल्स का प्रमेय है। थेल्स प्रमेय होती है जब कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थेल्स का प्रमेय बोलते हैं। और थेल्स प्रमेय हमने पहले वीडियो में हमने थेल्स के प्रमेय पर एक वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो, उसको आप देख सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और उस पर आप जा करके उसको देख सकते हैं। समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, एक बार उसको अच्छे से, थेल्स प्रमेय के नाम से वीडियो अपलोडेड है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गा वाला। यहाँ पे है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत, क्रम से ले रहे हैं ना, तो पहला धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत ना लिखिए, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। अब इसी के क्रमागत, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1, है ना।
प्रश्नानुसार दिया है दोनों क्रमागत जो पूर्णांक है इनके वर्गों का योग 365 है। तो पहला पूर्णांक एक्स स्क्वायर, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, और दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 365, है ना। एक इक्वेशन हो गई, इसको आपको हल करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। ये 365, ये किधर जाएगा, उधर प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या है माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 2 एक कम 2, 2 अट्ठी 16 और 2 दूनी 4, है ना। तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर 0। अब 182 के हमको ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने अथवा घटाने पे सिंगल मिले। तो 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 एक कम 2, 7 एक कम 7, 7 तो 21, है ना, 13 एक कम 13। तो 7 दूनी 14 और 13, 14 संख्या 14 से अगर 13 निकाल देंगे तो 1 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, जो मिलता है x कॉमन है, तो x प्लस 14 बचेगा और माइनस का 13 लेते हैं ना, तो x, है ना, और ये माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, 13 एक में 13 ही होगा और 5 बचेगा, भावर हो जाएगा 13 चक्कू बराबर 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 13 रहेगा और एक ब्रैकेट में x प्लस 14 रहेगा इक्वल 0, है ना। यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 रहेगा, है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 14 आ जाएगा, है ना, माइनस का 14। और धनात्मक पूर्णांक थे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान है तो ये नॉन एक्सेप्टर होगा, अमान्य मान होगा। अतः पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x था तो x बराबर 13 आ जाएगा। दूसरा क्रमागत पूर्णांक, क्या था, x प्लस 1 था तो बराबर में आ जाएगा 13 और प्लस 1 बराबर 14 आ जाएगा, है ना, 14 आ जाएगा। इस प्रकार 13 और 14 क्या हो गए, 2 धनात्मक पूर्णांक हो गए क्रमागत, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यदि समीकरण, यहाँ पे घा नंबर है, समीकरण दिया है, दूसरे का घा है, यहाँ पे दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस m प्लस m बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो। दिया मूल वास्तविक था बराबर है, तो मूल वास्तविकता बराबर होते तो विविधता d का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दी गई समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, है ना, बोर्ड में ऐसे ही लिखना होगा। तो ये बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये बराबर 1 आएगा, बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में m माइनस 1 और सी का मान आ जाएगा m प्लस 5, है ना। मूल बराबर तथा वास्तविक होने के लिए मूल बराबर होने
का जो प्रतिबंध होता है, मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर, जो विविधकर डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो बराबर में 0 के होता है। तो यहाँ पे मान रखते हैं 2m-1 है ना, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 1 है और c का मान कितना है m+5 है, बराबर 0। गुणा करते, इसका वर्ग करते तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और इसमें फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस है तो -2ab माइनस 2 कम 2 और 2m है ना, और -4 1 कम 4 और m+5 बराबर 0। अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं 4m स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा 8m माइनस 4m और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 5 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पे 4m स्क्वायर है, 4m स्क्वायर और यहाँ पे 4 है, -8m है, -4m है तो -12m हो जाएगा और प्लस का 4 है, माइनस का 20 है तो यहाँ पे माइनस का 16 बचेगा बराबर 0। अब पूरी समीकरण में क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 3m है ना, और माइनस 4 से भाग करेंगे 4 है ना, 4 ही रहेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं 4 क्या ऐसे टुकड़े करना है, 3 लाना है तो 4 एक कम 4 से एक लेस होगा ना तो 3 बचेगा, -4m और माइनस क्या प्लस m और -4 बराबर 0 है ना। माइनस के 4m से प्लस का 4m निकलेगा ना तो यहाँ पे माइनस का 3m बचेगा, m कॉमन है इसमें m कॉमन है तो बचेगा m-4। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन है ना तो m-4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में रहेगा m+1 और एक में क्या रहेगा m-4 बराबर 0। ठीक है, यदि m+1 बराबर 0 होगा तो m बराबर कितना आ जाएगा, -1 आएगा है ना। यदि m-4 बराबर 0 होगा तो m बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अतः m के 2 मान आएंगे, अतः m बराबर -1 अथवा 4 है ना, 4 m बराबर -1 अथवा 4। हाँ सही है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। इसके बाद भी अंगा वाला सवाल है दूसरे का। यहाँ पे दिया अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए, बारंबारता बंटन की मध्यिका 24 हो। ठीक है, यदि बारंबारता बंटन की जो मध्यिका 24 हो तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया, मध्यिका बराबर दिया है, मध्यिका बराबर 24 है, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे दिया बारंबारता, वर्ग अंतराल 0 to 10, बारंबारता 5 है, 10 to 20 है ना, बारंबारता 25 है ना, 20 to 30 जिसकी बारंबारता 25 ही है ना, 30 to 40 जिसकी बारंबारता कितनी है, p है, और 40 to 50 जिसकी बारंबारता 7 है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको मध्यिका निकालना है तो संचयी बारंबारता निकालनी होगी, संचयी बारंबारता है ना। ये 5 है तो 5 रखें, 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 और 25
55 हो जाएगा, और प्लस पी तो 55 प्लस पी हो जाएगा। अब 55 और 7 कितना हो जाएगा 62, 55 और 7 कितना हो जाएगा 62 प्लस पी, हाँ 62 प्लस पी। और यहाँ पे बंटन की मध्यिका 24 है, यहाँ पे मध्यिका क्या दी है 24 दी है, मध्यिका 24 दी है। अब हम देखते हैं 24 जो है वो किस संचयी बारंबारता में है ना, 24 20 to 30, 24 किस से जो है वो बारंबारता मध्यिका है 24, तो मध्यिका 24 है तो किस वर्ग अंतराल में मिलेगा हमको, तो 24 10 यहाँ पे 20 और 30 वाले वर्ग अंतराल में 24 आएगा ना, 20 और 30 वर्ग अंतराल में, तो ये हमारा ये वर्ग अंतराल लेंगे ना क्योंकि मध्यिका से देख के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यफ हो जाएगा, है ना। मध्यिका का फार्मूला पहले लिखते हैं, क्या क्या हमको निकालना है। मध्यिका बराबर मीन मध्यिका बराबर होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ और बटे में कितना एफ और गुणे में कितना एच, है ना। मध्यिका बराबर 24 है, तो 24 मध्यिका जो होगा इसमें हमारा है ना, तो एफ बराबर ये हो गया और सी एफ कौन सी हो गई, ये 30 हो गई, है ना। तो n बराबर हमको निकालना, तो n बराबर कितना होगा, n बराबर क्या होगा, ये 62 प्लस पी है ना, लास्ट की जो संचयी बारंबारता आती है ना वो n के इक्वल रहती है ना। अब यहाँ पे इसका देखो बराबर में 24 बराबर यल का मान है 20 और प्लस n/2 62 प्लस पी 62 प्लस पी बटे 2 माइनस सी एफ का मान कितना है 30 और बटे में एफ का मान कितना है, एफ का मान 25 है और गुणे में 10, 24 ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में 62 पी प्लस पी और 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और बटे में कितना, यहाँ पे 25 दूना 50 और गुणे में कितना है 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 से 20 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, बराबर में 62 पी और 60 पी तो कितना बचेगा 12 है ना, तो पी और प्लस 12 कैसे बचेगा, 62 है और 60 तो प्लस पी प्लस 2 है ना, अब बाई कितना हो जाएगा 5, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो p प्लस 2 इक्वल टू 5 इंटू 4 हो जाएगा 20, तो p बराबर आ जाएगा 20 माइनस 2, तो p बराबर कितना आ जाएगा 18, p बराबर कितना आ जाएगा 18। अतः यहाँ पे जो अज्ञात बारंबारता p बराबर 18 होगी, ठीक, p बराबर 18, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझना था हमको, जो मध्यिका दी थी उसके आधार पे हमको वर्ग अंतराल का चयन करना था, जो मध्यिका दी होगी, जो मध्यिका होगी और जो मध्यिका हमारे इस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगी, मध्यिका के अंतर्गत वर्ग अंतराल वही लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अच्छा क्वेश्चन है, एक थैले में 5 काली गेंदें, थैले में काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है 5 काली गेंदें और थैले में कौन सी काली गेंदें हो गई और थैले में कौन सी 7 लाल गेंदें, लाल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है 7। आपको डैश नहीं करना, आपको फुल थ्योरी लिखना है। और सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, सफ़ेद गेंदों की संख्या बराबर है 3 सफ़ेद गेंदें। तो थैले में
कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर 7 5 12 और 3 15। कुल गेंदें कितनी है? 15 गेंदें, है ना, 15 गेंदें। अब यहाँ पे हमको निकालना है, जो वो निकालते हैं। पहला है लाल हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालना है। लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या होते हैं? अनुकूल परिणाम, अर्थात लाल गेंदों की संख्या कितनी? लाल गेंदों की संख्या है 5, है ना, बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल गेंदों कितनी है? 15, 5 बटे 15, तो 5 अक्कम 5, 5 तियां 15 बराबर 1/3। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3 आ जाएगी। दूसरा है काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है। काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता, तो काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखो लाल का उसमें लिख गया है और काली वाला उसमें हो गया। यहाँ पे देखो दिया था लाल गेंदों की संख्या 7 दी थी, वो काली थी, है ना। लाल गेंदों की संख्या कितनी दी थी? लाल गेंदों की संख्या थी 7, है ना, 7/15। तो इसकी प्रायिकता 7/15 ही होगी, क्योंकि ना 7 अभाज्य है और 15 भी अभाज्य संख्या है। दोनों में, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, कोई एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड इसमें नहीं है, तो इसकी प्रायिकता 7/15 ही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं काली गेंदों की प्रायिकता। तो काली गेंदों की संख्या थी 5, है ना, अनुकूल परिणाम 5 है और कुल परिणाम 15 है, तो 5/15, 5 अक्कम 5, 5 तिया 15, 1/3। इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1/3 आएगी। इसके बाद में सफेद, अब पूछ रहा हो तो निकालेंगे ना। काली नहीं है, काली ना होने की प्रायिकता, काली गेंद ना होने की प्रायिकता, काली गेंद ना होने की प्रायिकता। अब हमको मालूम है ना अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब काली गेंदें कितनी नहीं है, तो काली गेंदें कितनी है? काली गेंदों की संख्या 5 है, तो कितनी काली गेंदें नहीं है? तो 7 3 10 काली गेंदें नहीं है, तो अनुकूल परिणाम 10 है। 10 ऐसी गेंदें हैं जो काली नहीं है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल कितनी? 15। काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15 बराबर कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक ऐसी प्रायिकता होगी जो काली गेंद ना होने की होगी। ठीक है, आंसर को थोड़ा मिलाते हैं। यहाँ पे पहले में आता है 7/15 और दूसरे में 1/3, है ना, और तीसरा तो दिया ही नहीं है। काली गेंद ना होने की प्रायिकता निकालना है ना, काली गेंद ना होने की प्रायिकता, काली नहीं है तो उसकी प्रायिकता 2/3 है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा खंड 2 था, जो हमारा 4 मार्क्स में जो क्वेश्चंस थे वो हल हो चुके हैं। अब आपके जो 6 मार्क्स है ना, 3 4 5, ये 3 खंड बचे हैं, 3 सवाल बचे हैं जो अथवा करके भी दिए हैं, इनको अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं।